सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में टॉपिक्स काफ़ी अच्छे थे रिगार्डिंग दिस की टॉपिक्स। अच्छा मेरा मतलब है कि कुछ लीगल के भी टॉपिक्स थे, कुछ इसमें सीए के भी टॉपिक्स है कि जिसमें आप एक्सप्लिसिटली लीगल ले सकते हो या एक्सप्लिसिटली सीए ले सकते हो, और स्टैटिक जीके का एक अच्छा खासा आपको टच मिलेगा इन टॉपिक्स में। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। द एग्जामिनर मे आस्क सम गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ठीक है, चलिए पहला है हमारे पास आउटकम्स ऑफ द कोप 28 क्लाइमेट समिट। मैंने बोला था जब फर्स्ट डे ऑफ वीडियो बनाया था इस मंथ की ऑन 17 और 18 ऑफ दिसंबर, तो मैंने एक बात भी बोली थी कि कोप पे एक अलग से सेशन भी करेंगे हम, जिसमें हमें ये एग्जैक्टली क्लियरेंस मिल जाएगा कि भाई कोप में क्या क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक में मैंने अच्छा खासा सब कुछ डाला है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या था इस कोप में, इस कोप से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई, UNFCCC क्या है, पिछले कोप में क्या हुआ था। इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको साल भर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या UNFCCC पे कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मॉक में, भले ही आप DU की तैयारी कर रहे हो और आप MH सेट कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, क्लैट की कर रहे हो, HM की कर रहे हो, कोई कहीं भी आता है, इन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है, पहले भी डाल चुका है, अभी डालेगा, तो यू वोंट बी सरप्राइज एनफ। ठीक है, जामिया वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि कोप कहाँ हुआ तो बता दो। MH सेट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या भाई क्या हुआ था, क्या थीम था, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। तो प्लीज वेल प्रिपेयर्ड रहिए उन सब चीजों के लिए। दूसरा है लोकसभा पासेस द टेलीकॉम बिल टू रिप्लेस द 138-year-old टेलीग्राफ एक्ट। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फैक्ट देखना है कि कब कैसे क्या रिप्लेसमेंट आया था, क्या चेंजेस थे, बस। उसके बाद है साहित्य अकेडमी अनाउंसेस द अवार्ड्स रिक्वेम इन रागा जानकी बेस्ट इंग्लिश वर्क। काफी सारे वर्ड थे, रागा जानकी का एक नाम हाईलाइटेड था द हिंदू में, और इंग्लिश वर्क से रिलेटेड है साहित्य अकेडमी में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है 14th अमेंडमेंट टू द US कॉन्स्टिट्यूशन। डोनाल्ड ट्रंप की तो निकल ली नैया, देखते हैं US सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे, या US कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है 14th अमेंडमेंट पे। बिल ऑफ राइट्स है उसका जो अमेंडमेंट है, तो देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट ये जो पहला टॉपिक है आज का वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड। देखिए इस बार हुआ है आपको कोप 27, ठीक है, कोप 27 हुआ है इस बार। तो कोप 28 हुआ है। प्राइमरीली क्वेश्चन आपसे दो आता है कि कोप 27 कहाँ हुआ था, ठीक है, शारजा में। उसके बाद कोप 28 कहाँ हुआ था, तो दुबई में। ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो कोप 28 है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, तो देखो कोप 27 में एक डिसीजन लिया गया था लॉस एंड डैमेज फंड, कि जितना लॉस होगा, जितना डैमेज होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे US हो गया, यूरोप हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड खत्म हो चुका है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करे, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया हो गया, या फिर LDCs हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो अपने आप को ट्रांजिशन फेज में डाल सके। ट्रांजिशन फेज का मतलब कार्बन कंटेंट को कम करे और जितना से जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े, क्योंकि अगर ट्रांजिशन करते हो आप, तो आपको ज़रूरत है कि आपका एक बैकअप बना रहे, नहीं तो एकदम से चेंज कर दोगे तो फिर कलेश ही होगा और कुछ नहीं होगा, कुछ ढंग का नहीं होने वाला फिर। तो बेटर है कि लॉस एंड डैमेज फंड के थ्रू आप यूटिलाइज करिए। बट प्रॉब्लम ये आया कि लॉस एंड डैमेज फंड का जितना बिलियंस में इन्होंने टारगेट रखा था कि इतना अमाउंट आएगा, वो मिलियन में ही आ पाया। तो ये एक बड़ा एक सेटबैक मिला इनको। बट आने वाले टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में फंडिंग डाले। तो कोप के बारे में 28 सेशन सभी कंट्रीज ने सिग्नेटरीज की तरह पार्टिसिपेट किया। कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिया ने भी दिया रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी और वाटर रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिलेटेड ट्रीटीज हुई जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया, तो वेरियस रीजंस जो कि हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक है, कोप 27 की बात करें तो कोप 27 में एक टर्म आया था लॉस एंड डैमेज फंड। इसको आप याद रखिएगा, जो कि फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो ट्रांजिशन होगा उसमें ये जरूरी है कि आपको लॉस एंड डैमेज का याद रखें। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कोप 26 में क्या लिया गया था टारगेट, या क्या डिसीजन ली गई थी, या क्या मेन कंपोनेंट था कोप 27 का, तो दैट शुड बी लॉस एंड डैमेज। ठीक है, व्हाट हैपेंड विद द लॉस एंड डैमेज फंड। हुआ क्या लॉस एंड डैमेज फंड की जगह, देखो लॉस एंड डैमेज फंड में टारगेट किया गया था कि कॉर्पस जो है वो 100 बिलियन टू मोर देन 400 बिलियन डॉलर्स अ ईयर का इन्होंने टारगेट रखा। बट ये कॉर्पस केवल रीच हुआ 790 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है,
$100 बिलियन भी नहीं पहुंच पाए आप। तो ये एक थोड़ा सा सेटबैक था। यूएस ने सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल एमिटर या इसमें कमिटमेंट भी दिखाया, यूएस ने $17.5 मिलियन, सबसे ज्यादा एमिटर है तो वो सबसे ज्यादा देगा भी। आप जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो वहां से ये चीज देखो कि जो लायबल, जो डैमेज करेगा वो पे करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप खर्चा कर रहे हो तो पेमेंट भी आप ही करोगे, वाई द अदर वन शुड पे, ठीक है। मजे आप लो, पेमेंट कोई दूसरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहीं पर ये चीज है कि यूएस इज द हाईएस्ट और हिस्टोरिकल लार्जेस्ट एमिटर रहा है कार्बन का, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा वहां आया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट्स हुए, तो इमिटर तो बनेगा ही। तो उसने $17.5 मिलियन का प्लेज किया। मोर ओवर वर्ल्ड बैंक वॉज डेजिग्नेटेड टू ओवरसी एंड एडमिनिस्टर द फंड। अब देखो, कहीं पे भी पैसा आता है तो जरूरी है कि कोई फाइनेंसर होना चाहिए, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसको मैनेज करे। जो पैसा आए तो पता चले कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, है ना। नहीं तो पता चला पैसा आया और उड़ा दिए कहीं ना कहीं तुम लोग। तो इस चीज के लिए वर्ल्ड बैंक है कि वर्ल्ड बैंक ने सब कुछ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेट वर्ल्ड बैंक करेगा इन पैसों का। व्हाट अबाउट द ग्लोबल स्टॉक टेक? अब एक नया टर्म आ रहा है इस स्कोप 28 में, दैट इज द जीएसटी। अगर आपको जीएसटी एग्जाम में आए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मत समझ लेना, इट इज नॉट रिलेटेड विद द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद द UNFCCC, दैट इज ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। ग्लोबल में कितना स्टॉक किसने टेक किया है, ठीक है। देखते हैं क्या है ग्लोबल स्टॉक टेक। जीएसटी enables countries and other stakeholders to see where they are collectively making progress, ठीक है, towards meeting the goals of the Paris Agreement and where they are not। जीएसटी का मतलब यहाँ पे ये है ग्लोबल स्टॉक टेक में कि सारी कंट्रीज इस चीज को मॉनिटर करें कि वो कहां पर प्रोग्रेस कर रहे हैं और कहां पर नहीं, ठीक है। द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एट COP28 टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स was coupled with the ambition to triple renewable energy capacity by 2030। अब देखो, इनके एक तो सपने इतने बड़े होते हैं ना जो अचीव नहीं हो पाते, इनसे बस सपने बड़े करा लो, अचीवेबल हो ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि लोग, एक कहावत हुआ करती थी पहले कि अभी भी होती कि पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर हो, बट आई विल से कि पैर फैलाओ चादर बड़ी कर दो, ठीक है। पैर में क्यों कंट्रोल करना है, चादर बड़ी करो, है ना, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। वहीं पर ये है COP28 अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि डबल करना है ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला, अब कह रहे हैं ट्रिपल। दिस इज अराउंड 1100 मेगावाट आई गेस, और गीगावाट टाइप समथिंग, कि उन्होंने ये कहा है कि हम 1100 नहीं है, 11,000 है, इतना रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट कर देंगे 2030 तक। द डिक्लेरेशन ऑल्सो रेफर्स टू ट्रांजिशनल फ्यूल्स। ट्रांजिशनल फ्यूल्स क्या होता है? ट्रांजिशनल फ्यूल्स जो जनरल आपका जो पेट्रोलियम होता है उससे चेंज करके नेचुरल गैस के तरफ आप बढ़े, ऐसे फ्यूल्स जो कि ट्रांजिशन या फिर जो जीरो कार्बन एमिटर्स हो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कार्बन एमिटर्स हो। तभी इंडिया देखना इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत ध्यान देता है इंडिया, है ना, प्योर ऑयल पे, कि भाई थोड़ा सा ना मतलब इस तरीके का ऑयल चूज करिए जिससे कम हार्म हो एनवायरमेंट को, ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है इसमें। अब एक नया टर्म आया इसमें, ग्रीन फाइनेंस। इस बात को याद रखिएगा कि ग्रीन फाइनेंस क्या होता है। देखते हैं ग्रीन फाइनेंस इन द COP28 क्या है। द फाइनल सेगमेंट ऑफ द जीएसटी ग्लोबल स्टॉक टेक implementation framework explicitly recognizes the responsibility of developed nations to take the lead in climate finance। there is also a reference the private sector role। इसमें कहा गया कि जो आप एक मॉडल सुना होगा आप लोगों ने, ये मोदी जी से पहले भी चल रहा था ये मॉडल इंडिया में, अब ज्यादा थोड़ा हाइप हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, कि जो पब्लिक और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व करें। तो वैसे यहाँ पे फाइनेंशियल शॉर्टफॉल्स को टेक करने के लिए जो पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी आ गया है और वो ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ फाइनेंस में हेल्प करें, ठीक है, इक्विटेबल ट्रांजिशन हो पाए डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसी में आगे। द COP28 ऑल्सो विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म, जिसमें आपको पब्लिक प्राइवेट की बात हो रही है, और इसमें फंड जो रिसीव हुआ है अभी वो है $3.5 बिलियन, ठीक है। ये फंड अभी इसमें आया है और एडिशनल $188 मिलियन को प्लेस किया गया एडॉप्शन फंड में, कि जो हम ट्रांजिशन करेंगे तो एडॉप्शन होगा एनर्जी का, तो उसके एडॉप्शन में कोई खर्चा आता है तो वो $188 मिलियन तक का इन्होंने कहा है कि हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्लोबल लेवल पे ये चीजें हो रही है। न्यू पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट जिसमें बारे में बात किया गया, और इस प्रेसिडेंसी में अल्टेरा नाम का एक इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया गया
इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, एक गोल टू ग्लोबली मोबिलाइज द अनप्रेसिडेंटेड सम ऑफ $250 बिलियन बाय 2030। वही कहा गया कि पहले नहीं हुआ, ये $250 बिलियन 2030 तक फंड करेंगे हम ग्रीन फाइनेंसिंग के थ्रू, और एक अल्तेरा करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो भी इसमें काम करेगा। एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अल्तेरा ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर हम इसमें क्या है हमारे लिए, हाउ डिड इंडिया फेयर एट द COP 28। इंडिया ने क्या क्या किया COP 28 में। देखो COP 28 में केवल लॉस एंड डैमेज फंड या फिर ग्रीन फाइनेंसिंग या फिर जीएसटी के बारे में नहीं, बल्कि हेल्थ से रिलेटेड भी बातें की गई। देखिए हेल्थ सेक्टर में पहले में एक चीज की गई थी, कूलेंट से रिलेटेड इसमें बात की गई। कूलेंट जो ठंडा करता है चीजों को, हेल्थ सेक्टर में कूलेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कूलेंट जो है वो सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, जो कि प्रॉब्लमेटिक भी है। तो इस कूलेंट को इंडिया ने नहीं मना किया, इन्होंने मना किया कि नहीं हम नहीं करेंगे इस पे सिग्नेटरी पे साइन, बिकॉज इंडिया का हेल्थ सेक्टर इज स्टिल ग्रोइंग। और अगर आपका हेल्थ सेक्टर ग्रोइंग है और आप कूलेंट के ऊपर बोलेंगे कि हम नहीं यूज करेंगे, तो बॉस क्या करना चाह रहे हो, है ना। अपना बेसिकली ट्रांजिशन में पहले बैकअप तो अच्छा कर लीजिए, तभी तो ट्रांजिशन करिएगा। तो वही चीज है, इट रिकॉग्नाइजेस द ग्रोइंग हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्नॉलेज द बेनिफिट ऑफ क्लाइमेट एक्शन इंक्लूडिंग अ रिडक्शन इन द एयर पॉल्यूशन, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर। क्या है उसमें ये देखो, इस डिक्लेरेशन में 123 कंट्रीज ने साइन किया और कलेक्टिवली कमिट किया है $1 बिलियन टू एड्रेस द ग्रोइंग क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ और क्लाइमेट के क्राइसिस को कनेक्ट किया। इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया बिकॉज रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस एमिशन इन द हेल्थ सेक्टर वुड मीन रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम द गैसेज यूज्ड फॉर द कूलिंग। हेल्थ सेक्टर में कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन से स्टोर किए जाते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। मेडिसिन स्टोर करना उसका एक बहुत प्राइमा फेसा बेसिक एग्जांपल है। कूलेंट अगर आप रिड्यूस करते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप हेल्थ सेक्टर में कटौती करोगे, और वो तभी कर सकते जो आप नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए तैयार हो। अब हम उस ट्रांजिशन के लिए तैयार नहीं है, सो वी आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज ग्लोबल मीथेन प्लेज बिल अनाउंस किया गया था COP 26 में, जिसको रिन्यू किया गया COP 28 में, जिसमें यह कहा गया क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन बिकमिंग द न्यू सेक्रेटरीट एंड पार्टनर्स एट द प्लेज ऑफ $1 बिलियन। हर चीज का $1 बिलियन ही रखा है इन्होंने, कि इसमें 150 कंट्री से ज्यादा ने प्लेज किया, लेकिन इंडिया ने सिग्नेटरी नहीं बना, क्योंकि मीथेन जो है वो इंडियन फार्मर्स का एक बहुत बेसिक एमिशन होता है। अगर इंडियन फार्मर्स वो नहीं करेंगे तो फिर फार्मिंग पे इम्पैक्ट करेगा। तो इंडियन फार्मर्स की चीज़ों को ध्यान रख करके हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं, अभी हम इस पर साइन नहीं करेंगे। और मीथेन जो है वो राइस कल्टीवेशन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन को हम बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम कहीं और उसको डाइवर्ट करें, बट स्टिल वी आर नॉट रेडी टू टेक सच हार्श स्टेप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी, एक ट्रिपल द न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2050 की बात की गई, और इसको 22 गवर्नमेंट्स ने इसको एंडोर्स भी किया है। नेक्स्ट है हमारे लिए, इसी में देखें आगे, तो जस्ट वेट, कोलिएशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप चैम्प तैयार किया गया कि हाई लेवल मल्टी लेवल पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें फाइनेंसिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंशन बहुत सारी कंट्रीज आके करेंगे। ये भी है कि मल्टीपल आइडियाज को जनरेट करने के लिए ये किया जा रहा है। इंडिया लेड इनिशिएटिव क्या क्या है COP 28 में, तो इंडिया का लेड इनिशिएटिव है मिशन क्लीन गंगा, जो कि जल शक्ति मिशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, जिसमें है बहुत सारी कंट्रीज है जिनका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है आपके पास, इजिप्ट, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, घना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान। रिवर सिटीज ऑफ द हेग, दैट इज देन हैग फ्रॉम नेदरलैंड्स, एडिलेड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड जोलोंग फ्रॉम हंगरी। ये बेसिकली ऐसी कंट्रीज है जहां पर एक रिवर सिटी अलायंस बनाया जा रहा है, ताकि हम ग्लोबल रिवर सिटीज बनाए 11 कंट्रीज में। तो इन कंट्रीज के नाम को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी एक डाल देगा आपको ऑप्शन में और पूछ देगा, या फिर उस मिनिस्ट्री का नाम पूछ देगा जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, इंडियाज रोल इन सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट और क्लाइमेटिक रिलेंस। देखिए रिवर को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इंटरनल कंट्रीज में जो रिवर्स होते हैं उनमें आप टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हो, उसमें अगर क्लीन रखिएगा तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। बट नमामि गंगे स्टिल ऑन फेज, वो वर्केबल अभी भी नहीं हो पाया है उतने अच्छे से। यमुना का आप हर कोई जानते हो, यमुना का पॉल्यूशन लेवल बढ़ते ही जा रहा है, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 मेन प्रायोरिटीज़ हैं, वाटर कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन इंडिया का फिलहाल इस पर्टिकुलर कोप में। ये है पुराने कोप्स कुछ और उनकी क्या क्या डीलिंग्स थी।
तो कोप की अगर देखा जाए तो UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली बार बर्लिन जर्मनी में हुई 1995। इसको प्लीज़ अब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, PDF को डाउनलोड करिए और उसको एक बार रीड करना है आपको, बस किस स्कोप में क्या हुआ था। बाकी जितनी बातें हो सकती थी वो मैंने यहाँ पर बता दी आपको, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और देखना चाहो तो आप क्योटो टोक्यो वाला याद रखिएगा, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था जो पूछ दिया जाता है, दोहा अमेंडमेंट पूछा जाता है कोप 18 का, फिर उसके बाद आपको दिल्ली डिक्लेरेशन भी पूछा जाता है कोप 8 का, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा इस बार में आ सकते हैं, पेरिस एग्रीमेंट कोप 24 का देख सकते हैं, और कोप 21 पेरिस फ्रांस वाला देख सकते हैं, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनर का फेवरेट भी रहा है पुराने टाइम पे। एग्जाम में जब भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वन लाइनर तो उनका फेवरेट एस्पेक्ट रहा है ये वाला। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा ने टेलीकॉम बिल पास किया 2023 का और रिप्लेस किया है टेलीग्राफ एक्ट को। तो इसमें बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन है कि किसने किस एक्ट को रिप्लेस किया है। ये रिपील करेगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को, टेलीग्राफ वायर्स 1950 के एक्ट को, टेलीकॉम रेगुलेटरी दैट इज द ट्राई 1997 को। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो कल वाला हमने वीडियो देखा था उसमें एक टॉपिक था IMAI का मोबाइल वाला, उसको लिंक करना है, इससे मेन क्वेश्चन वहीं से आएगा। इसमें क्या क्या बातें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के रिगार्डिंग है, स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन होगा, जो 2G 3G 5G 4G 6G सुनते हो, उसका एलोकेशन ऑनलाइन किया जाएगा। और द बिल अलाउज द गवर्नमेंट टू कर्ब द इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट होता है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पे, उस पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जैसे पहला हम लोगों ने किया है इंडो चाइना के टाइम पे, जो चाइना से जो टेलीकॉम इम्पोर्ट करते थे, चाइनीज़ कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो हमने उस इक्विपमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्शंस लिए, जो एडवर्जियल नेशंस हैं उन पे हम एक्शन ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स देखें अगर कुछ वाईफाई एक्सेस और इससे रिलेटेड, तो पहले है PM वानी, तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। भारत नेट आप लोगों ने सुना होगा, नेशन वाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। PLI स्कीम दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। भारत 6G अलायंस जो कि अभी करेंटली अंडर फेस है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज का आपको कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। नाउ शी इज रागा जानकी, ठीक है, इनकी ही बुक है रिक्विएम इन रागा जानकी। इन्होंने बेस्ट इंग्लिश वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। तो देखते हैं साहित्य अकादमी से हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो तमिल ऑथर है राजश्री करण, तेलुगु राइटर हैं T पतंजलि शास्त्री एंड मलयालम राइटर हैं EV रामाकृष्णन। ये साहित्य अकादमी के इस बार अवार्ड विनर्स हैं। और भी हैं 9 बुक्स, ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, 9 बुक्स जिसमें पोइट्री की 9 है, 6 नॉवेल्स एंड 5 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस को ये अवार्ड दिया गया है। इन इंग्लिश कैटेगरी नीलम सरन गौर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर अ नोबल रिक्विएम इन रागा जानकी। ये जो मैडम थी उन्हीं का नाम है नीलम सरन गौर, ठीक है। इनको इंग्लिश के लिए मिला और हिंदी में संजीव जी को मिला है, हैज बीन नेम्ड फॉर हिज नोबल मुझे पहचानो, ठीक है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, ठीक है। ये नोबल है मुझे पहचानो और रागा जानकी, ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी के नाम पूछे गए हैं, क्लैट ने भी पूछा है, MH सेट और स्लैट ने भी पूछा है, ठीक है। जामिया भी कभी कभार पूछ देता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में थोड़ा एक अच्छा अवार्ड है, लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग डायरेक्टली साहित्य अकादमी के बारे में देख लेते हैं, बट ये नहीं देखते कि हिंदी और इंग्लिश के अवार्ड्स किनको मिले हैं। तो प्लीज ये देखना, ये 2 चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द अवार्ड रिकमेंडेड बाय द जूरी, 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो अवार्ड दिया गया, ये उन बुक्स को दिया गया या उन पब्लिशिंग को दिया गया जो कि 2017 और 2021 के बीच में पब्लिश हुए हैं, मतलब इन 4 सालों में जो पब्लिश हुए हैं, 4-5 साल बेसिकली, क्योंकि 2017 जनवरी है, तो 5 ईयर्स में जो भी पब्लिश हुआ है उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मिस्टर राजश्री करण वॉज चूजन फॉर हिज नोबल नीवरंजनी पोड्डम। मिस्टर शास्त्री को शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया। वैसे ही सारे अवार्ड्स की लिस्ट इसमें मेंशन्ड है, सारे याद नहीं हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश वाला करके जाओ। द अवार्ड कंप्राइजिंग द एनग्रेव्ड, एक कॉपर प्लेक मिलता है, एक शॉल और 1 लाख रुपए का प्राइज मनी, और ये हर साल 12 मार्च को दिया जाता है, ठीक है। और ये 12 मार्च अभी दिया जाएगा। द अकेडमी, क्योंकि अकेडमी फाउंड हुई थी 12 मार्च को, तो इसी दिन दिया जाता है, 12 मार्च 1954 को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। और माधव कौशिक करेंट प्रेसिडेंट हैं अकेडमी के, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, उस कमेटी के हेड माधव कौशिक ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, 40th अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एडवर्स एक्शंस लिए गए एज अंडर द 14th अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है 14th अमेंडमेंट? 14th अमेंडमेंट का आर्टिकल 3 या सेक्शन 3 कह लीजिए, उसके अंडर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है।
अगर आप पढ़ेंगे तो ये 5 सेक्शन हैं 14th अमेंडमेंट में। इसका सेक्शन 3 है, नो पर्सन शैल बी अ सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव इन कांग्रेस or elector of president or vice president or hold any office civil or military under the US or under any state who having previous taken an oath as a member of Congress or an officer of the United States or a member of any state। इस तरीके से वोट फॉर 2/3 ऑफ द हाउस। अगर वो इंसरेक्शन में शामिल होता है किसी भी तरीके का और उसने प्रीवियस कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट लिया है या नहीं लिया है, आगे उसे किसी भी पोस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या है इंसरेक्शन, क्या किया डोनाल्ड ट्रंप में, सब देखेंगे हम। देखिए, द टॉप कोर्ट इन द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो ऑर्डर्ड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू बी टेकन ऑफ द बैलेट इन द स्टेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उससे हटने के लिए कहा गया कि भैया आप दूर रहिए इनसे प्लीज। क्यों? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलोराडो रूल्ड दैट ट्रंप स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अंडर 14 क्लॉज 3। ठीक है, अगर आप सेक्शन 3 ऑफ 14th अमेंडमेंट देखेंगे, वही है, इट सेज दैट इफ एनी पर्सन previously elected to any government office took part in an insurrection or rebellion, किसी भी तरह के इंसरेक्शन या रेबेलियन में आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप पहले किसी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड कर चुके हैं, आपने ओथ लिया, अभी थोड़ी पहले डिस्कस की थी हमने, तो उन पर्सन्स को प्रोहिबिट करता है और कैन नॉट होल्ड ऑफिस अगेन, वो दोबारा ऑफिस नहीं में आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड रिपब्लिकन फॉर्च्यूनर है ये। यूएस इलेक्शंस वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कोलोराडो प्रेसिडेंशियल प्राइमरी बैलेट। बैकग्राउंड क्या है? द कोर्ट का जजमेंट आया, एक एलिज रोल था ट्रंप का 2021 में यूएस कैपिटल में, जब उनके सपोर्टर्स द सीट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट ट्रंप सपोर्टर्स वर प्रोटेस्टिंग द इलेक्शन विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन क्लेमिंग द पोल्स वर रिग। इनका यही था कि भाई जो बाइडेन जो जीते हैं वो गलत तरीके से जीते हैं, पोल्स रिग थे, चेंजेस किए गए थे और उस रेबेलियन और इंसरेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो 14 क्लॉज 3 के हिसाब से नहीं, अब भले वो अपील में जाए वो अलग बात है। They rioted and entered the premises of government office in Washington. At least 5 people died in the aftermath and some were injured. It was a serious incident. Impact of this judgment on Trump candidacy for 2024. So Judge Trump said will contest the ruling and the case is unlikely to go to the US Supreme Court. कोलोराडो कोर्ट ने बोला है, तो अपील में ऑब्वियसली मैंने बोला अपील में जा सकते हैं वो, अगर अपील में भी अलाउ कर दिया गया इस चीज़ को तो फिर तो गए ट्रम्प साहब। लेकिन देखते हैं, सेक्शन 3 हैज रेयरली बीन टेस्टेड, अभी तक टेस्ट हुआ नहीं उतना, ये बहुत एडवर्स सेक्शन होता है अगर आप किसी को रेबेलियन के बाद बना कर दो। इवन इफ द कोर्ट अग्रीज विद द कोलोराडो जजमेंट इट वुड सिंपली मीन ट्रम्प कैन नॉट बी वोटेड। वही चीज बताइए अभी। ट्रेडिशनली कोलोराडो हैज बीन द डेमोक्रेटिक पार्टीज कैंडिडेट विन द स्टेट इलेक्टर, सो द न्यू रूलिंग इज नॉट सीन एज particularly harmful to the US Trump's electoral prospects। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो ट्रम्प साहब ही जाने और यूएस का सुप्रीम कोर्ट जाने। हमारे लिए 14.3 इंपॉर्टेंट था और वो इंसिडेंट को जानना जरूरी था। सिक्योरिटी ब्रीच मस्ट हैव लेड टू द स्वीपिंग चेंजेस, तो देखिएगा पार्लियामेंट में सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई उसके रिगार्डिंग चीजें हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम अपने। विच स्टेट इन इंडिया इम्पोज द फैट टैक्स इन 2016? इट इज रिगार्डिंग द ओबेसिटी, इट इज केरला। नेक्स्ट है विच इज द अमेंडमेंट फॉर द EWS 103rd, अब तो रट गया होगा ये, बैबल मंडल, कल ही देखा है बैबल मंडल, बता दो कौन सा कंट्री है यहाँ पे, इसका आंसर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन का आंसर करिए, पढ़िए, चीजों को समझिए, चीजें कम है आसानी से निकल जाएंगी, बाद में बैठोगे कंपाइल करने नहीं हो पाएगा। Thank you. That's all from my side.